मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ चुके हैं और उसमें बहुत सारा बेसिक टर्म जैसे दूरी, विस्थापन, विराम, गति, पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, तो इन सब का चर्चा हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। और चूँकि शुरुआती वीडियो था, आपका क्लास था, तो डिफिनीशन वगैरह सबका जानना ज़रूरी था। दूरी विस्थापन में अंतर भी करवाए थे। उसके बाद हम लोग चाल और वेग भी पढ़े हैं और आज चाल वेग में अंतर भी आपका लिखा देंगे लास्ट में। तो लिखने का काम तो खैर हम लोग का चलते रहेगा, लेकिन चूँकि आप लोग को वेक्टर हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं और फिज़िक्स पढ़ने का असली मज़ा तभी है जब आप वेक्टर को यूज कीजिए। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि आपका शुरुआती क्लास से ही आपको फिज़िक्स में वेक्टर के सहारे पढ़ाया जाए, ताकि आप बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में फिज़िक्स को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि अभी क्लास 11 में पढ़ लिए काम हो गया। यही आपका बेस आगे हायर क्लास में भी जाइएगा, बीएससी वगैरह में भी जाइएगा तो आपको हेल्प करेगा। और एक लेक्चर आप लोग का हम डाले भी हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। तो चूँकि 12 में अब बोर्ड हो गया, मैट्रिक का वैल्यू ख़त्म हो गया, तो 2022 से लागू होगा। अभी आप लोग का मैट्रिक इंटर होगा 2 साल तक, लेकिन आने वाले समय में जैसे पहले 6 क्लास में बोर्ड होता था, अब 6 क्लास का वैल्यू ख़त्म हो गया, 10th का वैल्यू है अभी। तो जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं जनरल कंपटीशन वगैरह, तो 10th से क्वेश्चन रहता है। अब आपका बोर्ड 12 में हो जाएगा, 10th का भी बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरह से 10th का भी वैल्यू आपका लगभग ना के बराबर हो जाएगा। वैल्यू तो रहेगा ही, बेस तो आपका 10th ही रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चन अब आपको 12 से रहेगा और उससे आगे बीएससी, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट स्तर से रहेगा, एमएससी लेवल से रहेगा। तो वह जो घिसा पीटा पैटर्न है पहले का, वह चेंज हो जाएगा और इसका शुरुआत भी हो चुका है। हम लास्ट वीडियो 12 वाले को बताए भी हैं। हम खुद भी एग्ज़ाम में थे, इस कारण आपको लोग का 1-2 दिन वीडियो नहीं डाल पाए हैं। तो जो एग्ज़ाम स्टेट का भी हाई स्कूल और +2 टीचर के लिए लिया है, उसमें भी सेम पैटर्न अभी देखने को मिला है कि जहां पहले 9th 10th का क्वेश्चन हमेशा से पूछता था, तो अब सारा क्वेश्चन 12 और बीएससी लेवल का है। 70% 12 से है, 30-40% आपका ग्रेजुएशन के लेवल से पूछ रहा है। तो पुराना माइंडसेट जल्दी से चेंज कर लेना है। और चूँकि अभी आप लोग के पास समय है सीखने का और हम सिखाने के लिए भी तत्पर हैं, तो कहीं से यह भी बहुत लोग 11 के माइंड में आ रहा होगा कि सर हम लोग पे कम ध्यान दे रहे हैं, 12 का वीडियो ज़्यादा डाल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए 12 का चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम है, तो जब निश्चित तौर पे उसके लिए वीडियो हम डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग का काम भी हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग से हमको प्रेम नहीं है, आप लोग का भी पूरा ख्याल है हमको। हाँ, आप लोग में एक कमी देख रहे हैं खास के क्लास 11 में कि आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमको पता नहीं चल रहा है आप लोग का रिस्पांस। अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ भी गया, तब भी आप लोग को निश्चित रूप से कमेंट करना चाहिए। इससे हमको पता चलेगा कि हाँ कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो यह काम ज़रूर करते जाइए। और आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो जितना कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, जो परिभाषा वगैरह लिखाए हैं, उसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में शुरू से देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आप लोग का, ध्यान से देखिए। और मोशन इन वन डायमेंशन हम बाकी की तरह नहीं पढ़ाते हैं घिसे पीटे फॉर्म में। हम शुरू से ही आप में वेक्टर का कॉन्सेप्ट डाल देंगे और मोशन इन वन डायमेंशन में ही आपका 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल सारा का काम कर लेंगे। क्योंकि ब्रह्मास्त्र मेरे पास था, जो इक्वेशन अभी लिखा देंगे वही इक्वेशन आपका अगला तीनों चैप्टर में काम करेगा। तो फिजिक्स वैसे भी आसान है और आप लोग वेक्टर पढ़ लिए हैं तो समस्या भी नहीं है। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ आप लोग को पढ़ाए थे 2 सदिश को जोड़ने के लिए। तो कहे थे कि अगर 2 वेक्टर है, वेक्टर ए है
और वेक्टर बी है। और दोनों वेक्टर को अगर जोड़ना था हमको ट्रायंगल लॉ से, तो कैसे रख रहे थे, तो त्रिभुज का एक भुजा इसको मान लो, एक भुजा इसको मान लो, और समान क्रम में रख रहे थे, मतलब टेल हेड। तो अगर दो सदिश को त्रिभुज की दो भुजाओं पर समान क्रम में रख रहे थे, त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या दे रहा था, उन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश, यानी कि यह तीसरा भुजा दे रहा था वेक्टर ए प्लस बी। और यह किस क्रम में था, तो विपरीत क्रम में था, मतलब इसमें हेड एक साथ था, टेल एक साथ था। और यह बताए थे वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल यह आपका थीटा था। अगर यह एंगल अल्फा ले रहे थे तो यह अल्फा किसका था, ए प्लस बी का वेक्टर ए से। और कुछ रिजल्ट भी हम लोग निकाले थे, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या निकला था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यह tan अल्फा का वैल्यू कितना निकाले थे, तो tan अल्फा बराबर आया था b साइन थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छा से याद होगा, काफ़ी डिटेल में हम लोग किए हैं। जो नहीं भी देखे हैं तो वेक्टर प्लेलिस्ट में जाके आप अच्छा से उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और हमेशा देखिए, जब भी वेक्टर ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, जिस पे तीर नहीं है, मतलब वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए का। यह केवल मैग्नीट्यूड है, तीर नहीं है मतलब यह वेक्टर नहीं है, केवल उसका परिमाण है। वैसे ही बी पे तीर नहीं है, मतलब बी क्या है, उसका परिमाण है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं, और हमेशा कहे हैं कि फिजिक्स का मेन है कौन, आपका निर्देश तंत्र या रेफरेंस फ्रेम। तो जल्दी से हम लोग अपना एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लिए, ओरिजिन ले लिए, और जेड एक्सिस को भी दिखा दे रहे हैं डॉटेड लाइन से, कोई समस्या नहीं है। अब विराम और गति में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी वस्तु का स्थिति किसी निर्देश तंत्र की तुलना में गुजरते हुए समय के साथ बदलती हो तो उसको क्या कहते हैं, गति की अवस्था में कहते हैं। और अगर नहीं बदलती हो तो उसको विराम की अवस्था में कहते हैं। लेकिन किसके अनुसार गति या विराम, उस निर्देश तंत्र जिसके तुलना में, या उस रेफरेंस फ्रेम जिसके तुलना में उसका पोजीशन या तो चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यह आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहीं से आप लोग को हम बताए थे, ध्यान से देखिए, कि मान लीजिए कि किसी समय t1 पर और कोई वस्तु का है बिंदु A पर, कोई समय t1 है, उस पे वस्तु कहाँ है, बिंदु A पे है। तो बिंदु A का पोजीशन वेक्टर कैसे बता रहे थे, तो ओरिजिन से इसको तीर से मिला दिए, यही बिंदु A का पोजीशन वेक्टर कह दिए कि यह तीर क्या है, वेक्टर r1 है, जो बिंदु A का पोजीशन वेक्टर है, यानी स्थिति सदिश। और किस समय पर है, समय t1 पर है। अब मान लो कुछ समय गुजरा और t2 समय पर यह वस्तु A से मान लीजिए आ गया यहाँ B पे। ध्यान से देख लो, एक बार और बता चुके हैं। तो t1 समय पर बिंदु A पर था और t2 समय पर यह आ गया बिंदु B पर। और इस बिंदु B का स्थिति सदिश बताना हो, क्या कीजिएगा, तो ओरिजिन से वेक्टर B को मिला दीजिए और इसको कह दीजिए पोजीशन वेक्टर r2। अच्छा से देखिए, पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल एक क्लास में आप लोग को डाल देंगे और कोई आपका फिर कॉन्सेप्ट हिला नहीं पाएगा। तो पोजीशन वेक्टर अच्छा से समझ गए आप लोग कि किसी बिंदु का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर क्या है, तो उस रेफरेंस फ्रेम से उसको मिला दे रहे हैं। अगर t1 समय पर बिंदु A पर है तो पोजीशन वेक्टर r1 हो गया। t2 समय पर वस्तु B पर चला आया, कैसे आया उससे हमको मतलब नहीं है, किसी भी रास्ते से आया हो, अगर बिंदु B पे है तो B का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, r2 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए,
सेम यही चीज़ आपका फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे और वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए अभी ध्यान से समझ लीजिए। अब आप ट्रायंगल लॉ जानते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ जानते हैं और यह भी आप जानते हैं कि विस्थापन को क्या पढ़े थे, तो परिभाषा पढ़े थे कि शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो वह तो एज ए 10th के लेवल का हो गया, आप लोग 11 में आ गए, उसको वेक्टर के फॉर्म में, चूंकि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, तो विस्थापन बराबर होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है कि बिंदु ए पर पोजीशन वेक्टर r1 है t1 समय पे, और t2 समय पे उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 है। तो चेंज इन पोजीशन अगर निकालना होगा तो उसका पोजीशन में बदलाव क्या हुआ, a से b तक, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, तो इसको मिला दिए, a से b को मिला दिए। या बिंदु ए आपका क्या था, शुरुआती पॉइंट था, बिंदु बी है क्या आपका फाइनल पॉइंट है। तो ए से बी को जिस सदिश से मिला रहे हैं वही आपको क्या दे रहा है, तो चेंज इन पोजीशन दे रहा है, और चेंज इन पोजीशन को हम मान लिए कि यह आपका वेक्टर डेल्टा आर है। अच्छा से देख लीजिए, सब सिंबल का खेल है। बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर t1 पे r1 मान लिए, बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर समय t2 पे r2 मान लिए, और a से b तक जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है उसको क्या मान लिए, डेल्टा r मान लिए। तो चेंज इन पोजीशन डेल्टा r यही आपका क्या है, विस्थापन, या फिर इसी को कहते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अब ट्रायंगल लॉ का यूज यहाँ पे करके आप लोग हमको बताइए कि कैसे इसमें हम ट्रायंगल लॉ को यूज कर ले तो अच्छा से नज़र आएगा। ध्यान से देखिएगा तो देखो, यह टेल मतलब क्या हुआ, पूंछ हुआ, तो वेक्टर r1 का पूंछ से शुरू कीजिए, टेल या तीर क्या हो गया, उसका हेड हो गया, तो टेल हेड, और फिर डेल्टा आर का टेल यहाँ पे है और यह क्या है, हेड है। यानी r1 और डेल्टा आर क्या है, समान क्रम में है। जैसे यहाँ पे हो रहा था टेल हेड, तो वेक्टर ए और बी क्या था, समान क्रम में था। उसी तरह से वेक्टर r1 का चल रहे हैं, तो टेल हेड, फिर वेक्टर डेल्टा आर का टेल और हेड, यानी r1 और डेल्टा आर क्या है, समान क्रम में है। और इसको आप मान सकते हैं कि त्रिभुज की दो भुजा पर स्थित है, यानी r1 और डेल्टा आर त्रिभुज की दो भुजा पर स्थित है और समान क्रम में है। तो ट्रायंगल लॉ से क्या मिलेगा हमको कि r1 और डेल्टा आर का परिणामी सदिश, यानी क्या लिखेगा, तो इस तरह से लिख देते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, यानी कि सदिश के त्रिभुज नियम से, और r1 और डेल्टा आर समान क्रम में तो है ही, टेल हेड और त्रिभुज की दो भुजा पर है, मतलब r1 प्लस डेल्टा आर। r1 क्या है बताइए, तो समय t1 पर बिंदु A का पोजीशन वेक्टर r1 है, और डेल्टा r क्या है, तो चेंज इन पोजीशन है, आपका विस्थापन है। बिल्कुल इस तरह से पढ़िए, एकदम देखिए आग लग जाएगा फिजिक्स में एकदम। तो ध्यान से देखते जाइए। तो ट्रायंगल लॉ से r1 और डेल्टा r या क्या कर देगा, तो अगर दो सदिश को त्रिभुज की दो भुजाओं पर समान क्रम में रखते थे, टेल हेड, तो तीसरा भुजा उनका क्या देता था, परिणामी सदिश। तो यहाँ पे r1 और डेल्टा आर त्रिभुज की दो भुजा पर है और समान क्रम में है, तो r1 प्लस डेल्टा आर क्या दे देगा, तो त्रिभुज का तीसरा भुजा, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर r2। यानी कि सदिश r1 और डेल्टा r का परिणामी सदिश क्या मिल रहा है, तो स्थिति सदिश r2 मिल रहा है। और यहीं से आप लोग लिख सकते हैं कि विस्थापन सदिश या चेंज इन पोजीशन, इसको कहेंगे डेल्टा r बराबर क्या हो गया, r2 माइनस r1। अब इस तरह से आपने चेंज इन पोजीशन, जिसको कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डेल्टा आर, वह ट्रायंगल लॉ से निकाल लिया क्या, तो पोजीशन वेक्टर r2 माइनस पोजीशन वेक्टर r1।
यह आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ध्यान से देख लो, आज का क्लास जीवन में कभी नहीं भूलना, क्योंकि यह जीवन भर आपको काम करेगा, हमेशा आपको हेल्प करेगा। तो चेंज इन पोजीशन आपने निकाल लिया, विस्थापन। अब यदि हमको चाहिए वेलोसिटी यानी कि वेग, और वेग का परिभाषा लिखा है क्या, विस्थापन में परिवर्तन की दर। क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी चीज़ का दर कैसे निकालते हैं, जैसे आपको अगर कहता है कि 12 रुपए में 6 केले देते हैं, ध्यान से समझिए, अगर आपको कहता है कि 12 रुपए में 6 केले मिल रहे हैं, तो केला का दर बताइए, यानी किस रेट से केला आपको मिल रहा है। तो लिखेगा कि चूंकि 6 केला का मूल्य 12 रुपया, तो 6 केला का मूल्य 12 रुपया, यानी एक केला का मूल्य कितना हो गया, 12/6, कितना हो गया, 2 रुपये प्रति केला। तो यह 2 रुपये प्रति केला एक्चुअल में क्या है, आपका दर है। 2 रुपये प्रति केला आपका क्या है, दर है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कर रहा है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी कि वेलोसिटी की परिभाषा क्या है, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर अगर हमको निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 12 रुपए में 6 केला मिल रहा था, तो 12 में 6 से भाग दे दिए, 2 रुपये प्रति केला हो गया। उसी तरह से यहाँ पे समय अंतराल, समय अंतराल, जिसको कि इंग्लिश में कहेंगे टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल आपके पास कितना है बताओ, तो T1 समय पर A पर था, T2 समय पर B पे आ गया। टाइम इंटरवल क्या हो गया, T2 माइनस T1, और इसी को सिंबल में लिख दिए इस तरह से डेल्टा टी। ध्यान से समझते जाइए सारे सिंबल को। तो समय अंतराल डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1 में, और चेंज इन पोजीशन कितना आ रहा है, R2 माइनस R1 आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा R बटे डेल्टा टी। ध्यान से देख लो, डेल्टा आर में किससे भाग दे रहे हैं, डेल्टा टी से। तो यह क्या दे देगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो किसके सापेक्ष दे रहा है, समय अंतराल के या समय के सापेक्ष दे रहा है। और यही डेल्टा आर बटे डेल्टा टी आपका क्या है, तो वेलोसिटी भी है। देखो वेक्टर है, वेक्टर के टर्म में आप लोग समझिए कि वेलोसिटी भी या वेग भी बराबर क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लिए डेल्टा आर, और इसका दर निकालना है यानी परिवर्तन का दर। तो कितना समय में डेल्टा आर परिवर्तन हुआ, तो डेल्टा टी समय में। T1 पर ए पर था, T2 पर बी पे चला गया, तो समय अंतराल क्या हो गया, T2 माइनस T1, इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा टी। तो वेलोसिटी आपका या वेग भी बराबर क्या हो गया, डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। और इसी को आप लिख सकते हैं, डेल्टा आर के जगह पे क्या होता है, R2 माइनस R1, और बटा डेल्टा टी के जगह पे लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो एग्जैक्ट फिगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, तो डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। अब यहाँ पे एक चीज़ और, केवल सिंबल का कंसेप्ट है। आप लोग देखिए कि जब डेल्टा टी लिख रहे हैं, मतलब कि समय अंतराल जो है वह छोटा तो है लेकिन फाइनाइट है, मतलब कुछ अंतराल है। लेकिन इसी को इस तरह से आपका सिंबल लिख देंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू
जीरो। तो जब समय अंतराल आपका कुछ फाइनाइट है तो उसको कहते हैं औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन जैसे ही यह समय अंतराल डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो कर दिए, मतलब यह समय अंतराल क्या हो रहा है, एकदम सूक्ष्म हो गया, छोटा हो गया, तो यही आपका डेल्टा आर बटा डेल्टा टी और बदल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बराबर डी आर बटा डी टी, और जिसको कि कहते हैं तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, और इंग्लिश में तात्क्षणिक वेग को कहेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो अच्छा से समझ लो, चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर जो कि आपका ट्रायंगल लॉ से मिल गया R2 माइनस R1, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी कि यह स्थिति में परिवर्तन की दर या स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर कैसे निकले, तो डेल्टा आर में डेल्टा टी से भाग दे दिए तो वह हमको दे दिया एवरेज वेलोसिटी। या भी आपका क्या मिल गया, डेल्टा बटे डेल्टा टी औसत वेग मिल गया, और इसी को ले लिए लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यानी समय अंतराल डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म है, तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मिल गया जो किसके बराबर हो गया, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी को ही लिख देते हैं डी आर बटे डी टी। जहाँ डी लिखा हुआ देखिए समझ जाइए कि यह समय अंतराल क्या है, बहुत सूक्ष्म है, तो केवल इसको एज ए सिंबल समझेंगे। तो हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अच्छी तरह से देखो वेक्टर के फॉर्म में ला दिया। अब आगे भी आपको काफ़ी चेंज आपको मिलेगा कि अब हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के विषय में। वेलोसिटी तो अच्छे से समझ गए, अब थोड़ा सा त्वरण को भी जान लेंगे। तो त्वरण का मतलब क्या है कि जैसे कोई वस्तु चलना शुरू किया, अब कुछ समय तक वह 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है, कुछ समय बाद 10 मीटर के स्पीड से हो गया, जैसे बाइक ही चलाते हैं तो एक समान स्पीड तो नहीं होता है। और यहाँ मोशन इन वन डायमेंशन है, तो हमेशा आप सोचिए कि हम सरल रेखा में चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो कभी 10 का स्पीड है, कभी 20 का किए, कभी 50 का स्पीड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे अच्छा से देख लीजिए कि रेट ऑफ चेंज किसका, पोजीशन का, तो पोजीशन का रेट अगर हम निकाले या विस्थापन का परिवर्तन का दर निकाले, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाले, जो कि क्या मिला था, डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, तो वह क्या हो गया, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका मिल गया डी आर बटे डी टी। क्या किए, तो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी में लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ले लिए, हमको मिल गया वी बराबर डी आर बटे डी टी, जिसको कि कह रहे हैं तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक उसी तरह से आप सिंपल समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी समय t1 पर कोई वस्तु का वेग v1 है, t1 समय पे वेग v1 है, और t2 समय पे उसका वेग हो गया v2। ध्यान से देखिए, कोई समय जैसे यहाँ पर लिखे थे कि t1 समय पर वस्तु A पर था, t2 पर B पर चला गया, तो सिंपल समझने के लिए आप लोग को कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उसका वेग समय t1 पे क्या है, तो v1 है, और t2 पे क्या हो गया, v2 हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन क्या लिखेगा, v2 माइनस v1, और इसी v2 माइनस v1 के लिए सिंबल क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। ध्यान से देखो एकदम आसान है, भारी नहीं है। भारी इसलिए होता है कि कोई इस तरह से आपको बताता नहीं है। तो t1 समय पे वेग v1 है, t2 समय पे वेग v2 हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हुआ, v2 माइनस v1, और इसी को कहते हैं क्या,
डेल्टा भी। तो v2 माइनस v1 के लिए यह डेल्टा भी केवल एक सिंबल है। और समय अंतराल कितना हो गया? समय अंतराल, जिसको कि कहिएगा क्या? टाइम इंटरवल। तो समय अंतराल आपका क्या हो गया? तो t1 पर v1 पर था, t2 पे वेलोसिटी v2 हो गया। तो समय अंतराल क्या हो गया? t2 माइनस t1, और इसी को लिख देते हैं डेल्टा टी। सारा सिंबल का खेल है। समय अंतराल t2 माइनस t1 को क्या लिख रहे हैं? डेल्टा टी। अब चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी, समय अंतराल आपका डेल्टा टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या इसी को हिंदी में कहिएगा वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। देख लो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इसको लिखते हैं एक्सेलेरेशन, सिंबल इसका क्या है? ए है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलेरेशन कहते हैं। और एक्सेलेरेशन का मान कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए, वेग में परिवर्तन आपका क्या है? डेल्टा भी है। और दर निकालने के लिए बताया है किससे भाग देंगे? डेल्टा टी से भाग दे देंगे। तो आपका त्वरण ए का मान क्या हो गया? तो एक्सेलरेशन सिंबल ए है, और यह कितना हो गया? तो वेग में परिवर्तन डेल्टा भी, और उसका दर निकाल रहे हैं, यानी परिवर्तन की दर किससे भाग दे दिए? डेल्टा टी से भाग दे दिए। तो यह जो आपको मिला त्वरण ए बराबर डेल्टा भी बटे डेल्टा टी, या एक्चुअल में क्या है? औसत त्वरण है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी कुछ फाइनाइट वैल्यू है, डेल्टा टी समय अंतराल कुछ फाइनाइट है, मतलब छोटा है लेकिन उसका कुछ अंतराल है। लेकिन जैसे ही इसी को हम लोग ले लेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो क्या दे देगा यह हमको? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और यह सिंबल कैसे हो जाएगा? डी वी बटा डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए यह समझना सिंबल आप लोग के लिए, कि सारा देखो एक से दूसरा में जुड़ते हुए चला जा रहा है। सबसे पहले शुरू से देखिए, ऐसे आप लोग को लगेगा थोड़ा सा अटपटा जैसा, लेकिन ध्यान से अगर देखिए तो शुरू में हमने क्या निकाला? तो t1 समय पर a पर था, t2 समय पर b पर गया, तो विस्थापन डेल्टा आर हो गया। यानी कि यह डेल्टा आर क्या था? चेंज इन पोजीशन था। और चेंज इन पोजीशन में क्या कर दिए? तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकाले? तो डेल्टा आर में डेल्टा टी से भाग दे दिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या दे दिया हमको? वेलोसिटी भी दे दिया, जो कि एवरेज वेलोसिटी हुआ डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, औसत वेग। और उसी में डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ले लिए, तो क्या मिल गया? डी आर बटे डी टी, जो कि दे दिया तात्क्षणिक वेग। तो चेंज इन पोजीशन से क्या मिल गया? वेलोसिटी मिल गया। और फिर चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v2 माइनस v1, किसी समय पर वेलोसिटी t1 पर v1 था, t2 पे v2 हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में वेग में परिवर्तन की दर। सब लोग पढ़ा होगा 10th में कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यह एक सदिश राशि है। तो वेग में परिवर्तन है डेल्टा v, समय अंतराल है डेल्टा t। तो वेग में परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? तो डेल्टा v बटे डेल्टा t। और यह आपका औसत त्वरण है। जैसे ही लेंगे लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, a बराबर हो गया डी वी बटे डी टी। यह आपका क्या हो गया? तात्क्षणिक त्वरण हो गया, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। तो देखो सारा जितना भी हम लोग पढ़े थे, सारा एक दूसरे से जुड़ता हुआ चला गया कि नहीं चला गया? चेंज इन पोजीशन
तो सबसे पहले आप चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर निकाले, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी निकाले। तो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी दे दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंजिंग टू जीरो ले लिए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी आर बटे डी टी मिल गया। फिर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी निकाल लिए, वी टू माइनस वी वन, समय अंतराल हो गया टी टू माइनस टी वन डेल्टा टी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे हो गया, तो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, जो कि दे दिया औसत त्वरण जिसको कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। और इसी को लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ले लिए तो ये बराबर क्या मिल गया, डी वी बटे डी टी, जिसको कि कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अच्छा से माइंड में इस चीज़ को डाल लीजिए। आज का क्लास आपको कभी भी फिजिक्स में फिसलने नहीं देगा, लेकिन चूँकि आप लोग नए हैं, अभी इस लेवल पे आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो थोड़ा सा समय दीजिए, इसको एक बार दो बार अच्छा से ध्यान से देखिए। और हम खुद भी फिर रिपीट करते ही रहते हैं, तो यहाँ तक का काम आज कर लीजिए। अगर कुछ समय बचा होगा हम देख लेते हैं चेक करके, तो आपको कुछ त्वरण वेग वगैरह का परिभाषा वगैरह भी कुछ लिखा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे का काम जारी रखेंगे। और अगला वीडियो में क्या करेंगे यह भी ध्यान से समझ लीजिए कि आप लोग 10th में पढ़े होंगे गति का नियम, जो आपका समीकरण वगैरह लिखते थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें कहते थे कि भी अंतिम वेग है, यू आपका शुरुआती वेग है। तो वहाँ पे आप लोग एकदम बेसिक चीज़ पढ़े थे जो कि अदिश स्वरूप में था, वह एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो पढ़े हैं वह स्केलर फॉर्म में था। और हम लोग क्लास 11 में आ गए हैं, और अभी भी बहुत सारे बुक में बहुत सारे टीचर देखिएगा कि वही भी बराबर यू प्लस ए टी करवाते रहते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन इससे आपको समस्या क्या होगा कि अभी तो चलो किसी तरह से आपका काम चल जाएगा, किसी तरह से आंसर ले आइएगा, लेकिन आगे का रास्ता एकदम बंद हो जाएगा। तो उस चीज़ को आपने पढ़ लिया, अब हम लोग थोड़ा सा उसको हायर लेवल पे ले जाएंगे और फार्मूला आपको बताएंगे, सारा इक्वेशन उसका इक्विवेलेंट लेकिन वेक्टर के फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। और एक बार अगर उसको आपने मास्टरपीस कर लिया, अच्छा से प्रैक्टिस कर लिया, तो देखिएगा कि मोशन इन वन डायमेंशन में ही आपका तीनों चैप्टर का काम हम ख़त्म कर लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। और चूंकि शुरुआती क्लास है, शुरुआती क्लास में आपको ज़्यादा फोकस होना है और बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़िए। तो आज का वीडियो हम देख लेते हैं, अगर समय होगा तो आगे लिखाएंगे, नहीं तो यहीं पे ख़त्म कर देंगे।